जहाँ पे कोई आर्गन डैमेज है वहाँ पे अगर आप छोटी पोटेंशियों को इस्तेमाल करें तो वो लगातार ज़्यादा अर्से तक देने से उसकी रिपेयर कर। तो टिंचर रीनल फेलियर के या गुर्दे की बीमारियों में जो मैंने यूज़ किए हैं उसमें दमासा है, वेसिकेरिया है, बर्बरस है, एस्ट्रागैलिस है। ये टिंचर जो है इनसे ऑफ एंड ऑन चल रहा है। दमासा टिंचर तो क्योंकि रीनल फेलियर के जो पेशेंट होते हैं, आपका जो जितने पेशेंट भी रीनल फेलियर के होते हैं उनके साथ ऐसा होता है कि उनका HB लेवल जो होता है वो हर रोज़ डाउन होता चला जाता है। ये जैसे इस वक्त बिजली चल रही है ना, तो ये बिजली कहाँ से आ रही है? जनरेटर लगा हुआ है। जनरेटर कहाँ लगा हुआ है? तरबेला में। तरबेला से जनरेटर इसको जनरेट कर रहे हैं तो बिजली हमारे पास आ रही है। तो हमारे गुर्दों के ऊपर एक ग्लैंड है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये कुछ हार्मोन जनरेट करता है और कुछ ऐसी चीज़ें जनरेट करता है। उसमें से एक ऐसा हार्मोन जनरेट करता है जो हमारे HB को बढ़ाता है। तो जब गुर्दे फेल हो जाते हैं तो इसका रेड सेल जनरेट करने की जो होती है वो सलाहियत कमज़ोर हो जाती है और HB जो होता है दिन ब दिन डाउन होना शुरू हो जाता है। फिर गुर्दे फेल के जितने पेशेंट होते हैं इनको एक स्पेशल इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे इनका HB जो होता है वो मेंटेन रहता है या उनको ब्लड लगाया जाता है। तो HB को मेंटेन करने के लिए दमासा जो है ये ऐसा मेडिसिन है कि ये आपका जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं उनके अंदर अगर HB का लेवल कम चल रहा है तो आप दमासा को यूज़ कराएं। और जिस पेशेंट को हर महीने खून लग रहा है आप देखेंगे कुछ अरसे के बाद उनके खून लगने का पीरियड बढ़ जाता है, 3 महीने 4 महीने इवन के साल तक मैंने पेशेंट अटेंड किए जिनको 1 साल तक ब्लड नहीं लगा, जरूरत नहीं पड़ी। तो ये अगर बिल्कुल ठीक नहीं होता तो ये भी कितनी बड़ी नेमत है, खून लगने का वक्फा बढ़ जाता है। बाजार में अवेलेबल है, सूद फार्मेसी बना रही है फिगोनिया के नाम से, फिगोनिया के नाम से दमासा फिगोनिया, सूद फार्मेसी बना रही है इसके नाम से, फिगोनिया के नाम से, दमासा के नाम से, दमासा के नाम से भी या फिगोनिया के नाम से। बाकी नाम भी बता दें, दमासे के अलावा और कौन सा यूज करते हैं? वेसिकेरिया ट्यूमनस, वेसिकेरिया 2-3 किस्म के हैं, वेसिकेरिया ट्यूमनस है। और ये एड्रिनल ग्लैंड की बात आई तो मेरे जहन में एक बात और हो गई कि हमारी एक मेडिसिन भी है एड्रेनालिन के नाम से, ठीक है। जॉर्ज थॉर्कस ने इसने बहुत सारे केसों में जो हेमोफीलिया के केसेस हैं जिसमें खून का एक फैक्टर 8 होता है वो डिरेंज हो जाता है जिससे ब्लीडिंग हो जाती है। तो जॉर्ज थॉर्कस ने रिकमेंड की है हेमोफीलिया के पेशेंट के लिए एड्रेनालिन। याद आ गई तो मैंने कहा ये भी आपको कन्वे कर दूँ। ये पेंक्रियास जब थोड़ा सा डिफेक्टिव हो जाता है, इंसुलिन पूरी नहीं बनाता, तो वहाँ पे इंसुलिन काम करती है, इंसुलिन यूज की जाए। ये इंसुलिन सर्दी में पेटेंसी में कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है? बेसिकली ब्लड प्यूरिफाइंग जी, ब्लड को रखाएगी एड्रेनल के दिन में आपने बताया दमासा, वेसिकेरिया ट्यूमनस और इसके अलावा एस्ट्रागैलिस जो है ये 2 दवाइयाँ जो हैं कबल मसीह से अभी तक दुनिया में इस्तेमाल होती आ रही हैं। एक है एस्ट्रागैलिस और दूसरी है जिनसिंग। ये 2 दवाइयाँ हैं जो कबल मसीह से शफायाबी के लिए मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स में यूज होती आ रही हैं। तो आप जिनसिंग को और एस्ट्रागैलिस को मुख्तलिफ बीमारियों में टिंचर लेवल पर यूज़ करके देखें तो आपको बहुत सारे फायदे हासिल हैं। अब ये MS वाले पेशेंट को टिंचर क्यों नहीं दिए जी, जबकि उसके सारे ऑर्गन मतलब मैंने आपको बताया कि मैंने मेरे दिन में एक केस पहले था कि ठीक हुआ है सांप का, काज पे दिया ना, काज पे मेडिसिन दी है। जब आपको काज मिल गया तो फिर आपको ये बाकी पे सियासत नहीं है, ठीक है। काज मिल गई है ना, तो ये असल बात तो ये है कि आप सारा केस लें, टोटलिटी को इकट्ठा करें, फिर दवाई लें, ठीक है। काज मिल जाती है तो आपको टोटलिटी की जरूरत नहीं है, चीज़ों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। और बाकी ये जो जितने भी टोटके होते हैं ना, जैसे ये मैंने आपको बताया कि आपने
धमासा यूज़ करना है या टिंचर यूज़ करना है, ये सारे छोटे छोटे सहारे हैं, सपोर्टेड मेडिसिन है। असल प्रैक्टिस जो है वो तो वही है कि आपने टोटलिटी को इकट्ठा करना है, उस टोटलिटी के मुताबिक आपने मेडिसिन देनी है। वो काम कोई इतना आसान काम नहीं है और ना ही हमारे माशरे में लोग सारी बातें बताते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, एक पेशेंट था तो मैंने उसे उठा के काफ़ी देर तक उसे डिग आउट करता रहा कि कोई काम की बात पता चले। मैंने उससे कहा आपको टीबी है? कहता है जी नहीं। मैंने कहा ख़ानदान में टीबी है? कहता नहीं। सांस उसका बड़ा ख़राब था और कल ही मेरे फेफड़ों में पानी आ जाता है। मैंने उसे एक्सरे लिख के दिया, एक्सरे करा के लाया तो एक्सरे के अंदर लिखा हुआ था कि ओल्ड टीबी के दाग, ओल्ड टीबी। मैंने उससे कहा ये आपको इसमें टीबी आई है? कहते हैं आई हो तो पुरानी गल है। मैं इतने पहले भी पूछा आपसे, कहना जी मैं क्या वो दसा तो टीबी के पास चले जाओ, मैं तो और बन तो मरीज़ जो है वो पूरी बातें ही नहीं बताता। बिल ग्रेन का है कि मरीज़ क्लासिकल होम्योपैथी करने के लिए आपको क्लासिकल पेशेंट भी चाहिए, ठीक है, कि पेशेंट अगर क्लासिकल होगा तो आप भी क्लासिकल होम्योपैथी करेंगे। जब पेशेंट हीटर में बातें ले जाएगा तो वन साइडेड चीज़ हो जाएगी, तो आपने फिर वन साइडेड ही इलाज करना है। जितनी बात बताई जाएगी उतना ही आप इलाज कर सकते। और भी बात है सर, आप PHMS कर रहे हैं, आप कर चुके हैं सर। कंप्लीट जो अभी एक सेशन हुआ है सर कंप्लीट हो गया। ये समस्या है कि मेरा जो जाती राय है कि डॉक्टर साहब की एक बात मेरे दिल में खुद गई थी, BHMS शुरू किया था कि जब आप BHMS कर लेंगे तो आप DHMS से निकल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, आपका लेवल जो है वो और डिग्री में चला जाएगा ना, आप किसी को बता भी सकेंगे मैं डिग्री की। तो जितने लोग हैं, अगर सब लोगों को मेरी तो अपील यही है कि अगर वो DHMS किया हुआ है तो वो BHMS कर लें तो उनके लिए बड़ा मुश्किल रहेगा। स्मृति से हमारे का जो हाल है डिप्लोमा पेशावर में आप सर इनसे ये मत पूछे कि इसका आसान तरीका क्या है उन लोगों के जो पेशावर में नहीं रहते। अब ये तो कहते हैं पेशावर से एफिलिएटेड, जी जी। अब आप पिंडी से यहाँ वहाँ जाते थे आप लोग, जो दूर दूर लोग हैं वो किस तरीके आसानी से आसान वे बताएं कि किस तरीके से करें। डॉक्टर साहब से आप पर्सनल मिल लें, डॉक्टर साहब सबको बता देंगे। सर यहाँ आके बता दें क्योंकि और लोग भी मुस्तफिद होना चाहते हैं। डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करें दोबारा। फीस वगैरह हाँ, फीस वगैरह खर्चा वगैरह सारा बता दें। अच्छा, ये मैं ये समझूंगा कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ पिंडी आ गया, मैंने क्लिनिक ले लिया। ये हो सकती है कि कुछ दोस्त मिल जाए, एक टाइम रख लें तो उनके लिए जो है ना वो मैं क्लासेस को टीच कर लिया करूँगा, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको बात है कुछ थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब हम कहें हम हज करें और पाकिस्तान में रह के हज करें, पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे ना, कुर्बानी नहीं देगा, ये पता लगे कितनी कुर्बानी आएगी, कितने का बनेगा उसके मुताबिक पता करता है। तो मैं एक बात बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जिसको शौक है ना पढ़ने का, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो पहले कमेटी डाले, पता लगे ना खर्चा इतना है, वो तो पता कमेटी भी डाले। अच्छा अच्छा अच्छा, आप फीस स्ट्रक्चर आज के लिए भी कमेटी लोग डालते हैं ना, मैंने आज ही करना है। अच्छा, एक बात तो ये है कतई तौर पर ये मैं अक्सर दोस्तों को बड़ी आजिज़ी के साथ तो बड़ी कि यहाँ मैं बात जो है ना मैं सीखने के लिए आया हूँ सेंसेशन मेथड, ठीक है। इखलाक रेंज से मेरा जो ताल्लुक है वो तकरीबन कोई 8 साल 8-9 साल से, और फिर भी मैं सीखने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरा कतई कोई ये प्रोग्राम नहीं था या ये नीयत नहीं है कि मैं BHMS के मुताबिक एडवर्टीजमेंट करूँगा, ये हर आदमी का अपनी पसंद है। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है, मैंने यही जिक्र किया है कि जो आदमी अपने आप को अच्छे होम्योपैथ्स में शामिल करना चाहते उसे जरूर कर लेंगे। असल बात की तरफ आप ही नहीं रहे। अच्छा मैं बताता हूँ ना जी, मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ इसका फीस स्ट्रक्चर जो है ना जी, मैं आपको बताऊँ फीस स्ट्रक्चर पूछना चाहता हूँ। ये टोटल 2 साल का जो प्रोग्राम है इसमें 81,000 रुपीज़ इसके खर्च है। 81,000 में ये है कि 48,000 फर्स्ट ईयर में और 33,000 जो है ना वो सेकेंड ईयर में, ठीक है। और ये मामला आपका और कॉलेज के दरमियान है, ठीक है। इसकी कॉलेज वाले आपसे ताल्लुकात की बेस पे 1 रुपया नहीं लेते, बल्कि आपको कुछ देते हैं, दैट्स नॉट माय एडिक्ट, ये आपका और आपका
सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ठीक है 81,000 रुपये जो है ना इनका वो है। बाकी हर साल जो है ना इम्तिहान का खर्च होता है, इम्तिहान के लिए जो है ना वो तकरीबन लास्ट टाइम मेरे ख्याल में 52,000 रुपये जो है ना वो इम्तिहान सालाना वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को बढ़ता है। हाँ, एक काम जो मेरी साइड भी है, बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो कि आपको सारी फीस नहीं जमा करा, ठीक है, तो मिनिमम 15,000 रुपीज़ आप जमा करा दें, बाकी के जो है वो 7 बिफोर एग्जाम। चलें जी, इखलाक साहब तशरीफ ला चुकी है। वेलकम करते हैं सबको। मैंने कहा था कि मैं सबको लेकिन वो बस लेट निकले और उनके भाई आज पहली दफ़ा मैंने देखा है। सबसे पहले सर हुआ करते थे हॉल में, आज पहली दफ़ा सर थोड़े लेट हो गए। हम टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। और एक तो जो दोस्त पिछली दफ़ा आए थे और उनको सीरीज जो चाहिए तो वो हमारे पास मौजूद है, क्या वो ले सकते हैं। इसके अलावा तमाशे से एक मुझे बात याद आ रही है। तमाशा सीसल ग्रुप में से हमारे पटवार के जो लोग हैं ना, शायद उसका सब, तो ये हमारे इस एरिया में ये बहुत है ये प्लांट। और कैंसर में हिकमत में कैंसर में बहुत अच्छा ये प्लांट है। सर प्लीज सबसे पहले तो मैं मालूम करूँगा आप दोस्तों से कि आपको जो है ना बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी। वैसे हमारी हैबिट नहीं है इस तरह से, ये ना निकले तो 4 बजे से हैं, लेकिन उनकी वजह से ना वैसे आपको इस चैनल का काफ़ी इंतजार करना पड़ा। सब काफ़ी दे रहे हैं इनको लेक्चर ये वाली। आप क्या चाहते हैं? नहीं टाइम सारा टाइम लास्ट अच्छा, ये पिछली दफ़ा हमने ना कुछ चीज़ें बहुत बेसिक सी किंगडम की हमने डिस्कस की।
इस दफ़ा मैं आपसे रो 1, 2 जो है ना उसके जो एलिमेंट्स हैं उस पर जो है कुछ उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सर थोड़ा सा पिछला मिला लें साथ, क्योंकि कुछ नए दोस्त हैं, नए स्टूडेंट हैं। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा चलें, अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कुछ नए लोग हैं, वरना ये जो रिपीटिशन होती है रिपीट करना ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भारी होता है, क्योंकि मेरे पास एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा आते हैं। तो खैर ये जिस मेथड को हम डिस्कस कर रहे हैं वो सेंसेशन मेथड कहलाता है, और डॉक्टर राजेंद्र शंकरन जो हैं इसके फाउंडर। तो इन्होंने ये किया बेसिकली कि आपकी जो होम्योपैथिक दवाओं के 3 बुनियादी सोर्सेज हैं उसके मुताबिक जो है इन दवाओं को कैटेगराइज कर दिया, मतलब मिनरल की दवाओं को अलग कर दिया, प्लांट की दवाओं को अलग कर दिया और एनिमल की दवाओं को अलग कर दिया। अच्छा, प्लांट के उन्होंने अपने फैक्टर्स बना दिए, एनिमल्स के कुछ फैक्टर्स और वजह कर दिए और मिनरल के कर दिए। अब ये कि हमने ये बात पिछले लेक्चर में की कि जितने भी प्लांट होते हैं उनके अंदर हर दर्जे की सेंसिटिविटी होती है, मिनरल के अंदर सेंसिटिविटी होती है। आप उनके इश्यूज देख लें, न सिर्फ फिजिकल लेवल पर बल्कि मेंटल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव होते हैं। और जो एनिमल किंगडम के लोग होते हैं उनके अंदर वो एनिमल थीम पाए जाते हैं, विक्टिम, एग्रेसर, कंपटीशन, जेलसी, ठीक है। और ये जो आपके मिनरल्स होते हैं, और मिनरल का आपको पता है कि मिनरल जो है वो 24 घंटे क्या काम कर रहे हैं, 24 घंटे क्या काम कर रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ यूज कर रहे हैं, गिविंग एंड रिसीविंग, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो है जो 24 घंटे काम हो रहा है, गिविंग एंड रिसीविंग का, वर्क का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, परफॉर्मेंस का, ये मिनरल्स के पैटर्न से। अच्छा, पेशेंट्स के अंदर हमें जब हम केस टेकिंग आगे हम पढ़ेंगे, जब हम डीपर लेवल में जाते हैं पेशेंट के, तो हमें वहाँ जा कर के केस टेकिंग में एक लेवल आता है जहाँ पर हमें समझ आती है कि पेशेंट प्लांट है, मिनरल है, एनिमल, ठीक है। बुनियादी तौर पर जो लोग सेंसेशन पे काम करते हैं उनसे एक बुनियादी क्वेश्चन किया जाता है कि जनाब आप कहते हैं कि जेलसी एनिमल्स में पाई जाती है, लेकिन जेलसी की रूब्रिक में तो प्लांट भी हैं, मिनरल भी हैं, एनिमल भी हैं। मैं रूब्रिक की बात नहीं कर रहा हूँ, रूब्रिक जो है वो हम जब पढ़ेंगे आगे चीज़ें, चूँकि हमारी अभी चीज़ें आगे चलनी है। परसेप्शन के 7 लेवल होते हैं, 7 में से पहले दूसरे लेवल पर आपकी रेपर्टरी बनती है, और जबकि ये जो लेवल है जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं ये लेवल 5 है। केस टेकिंग में जब आप पेशेंट को लेवल 5 तक ले जाएंगे तब जाकर आप उसको रिकग्नाइज करेंगे कि हु इज ही मिनरल, इज ही प्लांट, इज ही एनिमल, ठीक है ना। तो ये बुनियादी चीज़ें थी, और हम ये मिनरल डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आप पीरियोडिक टेबल दोस्त उससे वाकिफ़ हैं केमिस्ट्री का, तो आप देखेंगे कि जो आपके लेफ्ट साइड पे एलिमेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, ठीक है। फिर जो वो राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं उनके इलेक्ट्रॉन में स्टेबिलिटी आती है, यहाँ तक कि 10th कॉलम में जाकर के वो बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं। अब ये जो है स्टेबिलिटी फिर डिक्लाइन की तरफ आती है 10th कॉलम के बाद। तो आपके जो मिनरल्स होते हैं जो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो अपने अंदर कमी महसूस करते हैं किसी चीज़ में, किसी में नहीं। मतलब फ़र्ज़ करिए फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस है, वो बंदा कहता है जी मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं इसमें परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, वो फिर जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे एलिमेंट्स, वो अपने अंदर जो स्टेबिलिटी डेवलप करता चला जाता है। एक स्टेज आती है 10th कॉलम जहाँ पे वो अपने आप को मुकम्मल कर लेता है, लेकिन उसके बाद फिर डिक्लाइन शुरू होता है। ये हमने पिछले दफा चीज़ें डिस्कस की थी। तो कोई दोस्त मुझे बताया कि हम पहले हमारे साथ बैठे हुए थे कि अगर मैं ये जो साथी बैठे हुए तो पता चले कि जो
कमी है, लैक है आपके लेफ्ट साइड पर डॉक्टर साहब और आपके राइट साइड पर, इनमें क्या फर्क है? लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड में जो कमी आ रही है सर, वो गेन कर रहा है कि वो चीज़ अभी उसके पास खुद कुछ नहीं है, वो किसी से ले रहा है। और जो राइट साइड में सर, वो उसके पास था और अब उसके पास से वो ख़त्म हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, ज़बरदस्त। देखें ये ना आम तौर पे ये समझा जाता है कि सेंसेशन मेथड ना शायद कोई बहुत आसान चीज़ है, ठीक है, और ये बड़ी आसानी से समझ आ जाता है और बड़ी आसानी से जो है ना ये हो जाता है और बड़ा आसानी से हम इसको इन दवाओं को इस्तेमाल, ऐसा नहीं है। हमें इसमें जब तक हम इसमें मेहनत नहीं करेंगे, प्रैक्टिस बार बार नहीं करेंगे, चीज़ें समझ नहीं आती, ठीक है, और हमें सुनाई वही देता है जो हम सुनना चाहते हैं, ठीक है। अगर जो हम चीज़ सुनना चाहते हैं वही हमें सुनाई देती है और वो जो हम चीज़ देखना चाहते हैं वही हमें दिखाई देती है। तो अब हम जो है इसको आसान ना लें और इसमें हम मेहनत करते चलेंगे, ठीक है। अब जो लेफ्ट साइड पे आपके डिक्लाइन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मुझे लगता है कि इन्होंने पढ़ा है इसको, ठीक है ना, आपने पढ़ा है। तो लेफ्ट साइड के ऊपर जो डिक्लाइन है, उस मरीज को ये पता होता है, उस एलिमेंट को ये पता होता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे आगे जो एलिमेंट्स हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन है, मैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लूँगा, इसलिए वो डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जब 10th कॉलम के बाद ये डिक्लाइन शुरू होता है तो उनको पता होता है कि मेरे आगे वाले भी खाली हैं, मैं किसी से कुछ नहीं ले सकता और जो मेरे अंदर जो कमी वाकई हो चुकी है इसको मैंने खुद ही पूरा करना, मेरी हेल्प के लिए और कोई बंदा नहीं। अब मसला ये है कि ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये